लगता है पत्रकारिता के दौर का बहुत अंधेरा दौर है ये, और इसके साथ साथ बहुत उजाले भरा दौर भी है। मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको लेकर या जो प्रेस की आज़ादी है उसको लेकर मेरे पिछले 20 साल के पत्रकारिता के सफ़र में इतनी आवाज़ें उठी हों। क्योंकि आप ये समझिए कि ये प्रकृति का रूल है कि जितना जिस चीज़ को दबाया जाएगा वो चीज़ उतनी ही उठेगी। और ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, हम जानते हैं कि टीवी मीडिया जो सरकारी दरबारी मीडिया है लगभग बिक चुका है, पूरा टीवी का पूरा स्पेस जो है वो ख़रीदा जा चुका है। लेकिन ऐसे में आप ही के जैसे जो पत्रकार हैं वो ही भविष्य हैं इस देश का। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इन्हें छोटा पत्रकार न बताया जाए, इन्हें कस्बे का पत्रकार न बताया जाए, इन्हें गाँव का पत्रकार न बताया जाए। यही सबसे बड़े पत्रकार हैं। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रकारिता को बचाएंगे वो यूट्यूब पे जो आ गए लोग हैं। क्योंकि टीवी का जब पूरा स्पेस बिक चुका है तो जो सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं वो यूट्यूब पर आ चुके हैं अब। और एक तरह से एक डेमोक्रेटिक स्पेस, एक लोकतांत्रिक जगह बनाने की कोशिश है। अब पुनिया को जो गिरफ्तार किया गया है, मनदीप पुनिया को, ये पता नहीं कितने लोग उनको पहले जानते रहे होंगे। मुझे पता चला है कि वो काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन अब से ज़्यादा अब करोड़ों लोग जानते हैं कि सिर्फ एक पत्रकार को पत्रकारिता करने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। यानी आप सोचिए कि चार्ज भी जो उसके ऊपर लगाया गया है वो भी इतनी हैरानी की बात है कि कोई कानून, कोई अदालत, कोई जेल इस तरह के चार्ज में उसको अंदर नहीं रख सकती। लेकिन ये शायद सबसे अंधेरा दौर है हमारी सियासत का, लेकिन बहुत उजाला दौर है हमारी पत्रकारिता का। कैसे जब पत्रकारिता पर इस तरह के हमले होते हैं तो क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए बहुत से लोग हैं लेकिन शायद उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई प्रवक्ता बात कर रहा हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अब अगर इन छोटे पत्रकार को आगे बढ़ना होगा, इस तरह की जो चीज़ें जो फेस करते हैं, तो वो कैसे अपने आप में उभर पाएंगे? कैसे एक पत्रकारिता का जो एक स्तंभ है वो कैसे अपने आप को रख पाएगा सीधा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आवाज़ नहीं पहुँच रही। अगर आवाज़ नहीं पहुँचती, यहाँ एक एक किसान को आप उठा लीजिए, उनसे बात करिए, ऐसा लगता है कि कोई कितने बड़े विद्वान हैं ये लोग। और ये सब जो ये ऑल्टरनेट मीडिया है उसी के ज़रिए जो सूचनाएं पहुँची हैं उन पर ही आधारित इनके विचार हैं ये। तो अगर ये हमारे आपके ज़रिए इन पर सूचना नहीं पहुँच रही होती तो शायद ये आंदोलन भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप टीवी की बात माने तो टीवी तो ये बताता है कि ये कानून किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, कि ये महापुरुषों ने ये कानून उनके लिए बनाए हैं, तो किसान यहाँ क्यों बैठे हैं, करोड़ों लोग क्यों बैठे हैं? तो अगर ये समझता है दरबारी सरकारी मीडिया कि सिर्फ उसी की आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है तो वो बिल्कुल बहुत भूल में है। इससे पहले हमने देखा था CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। अब हमने देखा एक ही साल के अंदर, यानी जनवरी से जनवरी तक एक देश में जो तानाशाही का शिकार हो रहा है वहाँ 2 इतने बड़े जन आंदोलन खड़े हो गए हैं। आप कहते हैं कि लोगों को सूचना नहीं है। अगर लोगों को सूचना ही नहीं होती तो वो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते कि मोदी जी बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें ये कानून दे दिया और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जो सिर्फ जो मीडिया का ये पूरा खेल है, टीवी मीडिया का, बिग मीडिया का जो खेल है, ये खेल सिर्फ एक छोटे मिडिल क्लास का है। और ये छोटा मिडिल क्लास जो पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो चुका है, बहुसंख्यकवादी हो चुका है और रेडिकलाइज हो चुका है, जिसे सिर्फ अपना नैरो इंटरेस्ट समझ में आता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा कुत्ता, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी। इससे ऊपर वो नहीं सोच पाता है। इन जन आंदोलनों को समझ भी नहीं पाता। ये समझता है कि कुछ दीवाने लोगों की ये खुराफात है, वो समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सूचना लोगों तक पहुंच रही है। ये ऑल्टरनेट मीडिया की जीत है कि भारत में लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, अभी तक लोकतंत्र जो है वो जिंदा है। इस अल्टरनेटिव मीडिया को इस तरह से भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये मोदी विरोधी लोग हैं, अर्बन नक्सल लोग हैं, इस तरीके की टैगलाइन दी जाती है। इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, पत्रकारिता जो होती है वो पत्रकारिता सत्ता विरोधी ही होती है। सत्ता के साथ जो पत्रकारिता होती है वो पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा होता है। मैं 20 साल से पत्रकारिता हूँ। मेरी पत्रकारिता ऐसी ही है जैसी थी 20 सालों में। सिर्फ सरकार बदली है और जिस तरह से लोग उसे देख रहे हैं वो बदला है। मैं नहीं बदली, मेरी पत्रकारिता नहीं बदली। पहले भी मैं सरकार से ऐसे ही सवाल पूछती थी जो आज पूछती हूँ। पहले भी मैं हाशिए के लोगों के साथ ऐसे ही खड़ी रहती थी जैसे आज खड़ी रहती हूँ। सिर्फ जो नज़रिया था उसको देखने का वो बदला है। तो पत्रकारिता की जो जगह है वो हमेशा बनी रहेगी, वो अपनी जगह है। पत्रकारिता जिंदाबाद रहेगी, लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। और जो एक तरह का जो अंधेरा भारत है, जो सांप्रदायिकता से, बहुसंख्यकवाद से, नफरत से, हिंसा से पूरी तरीके से ओढ़ लिया है उसने अपने को, उस भारत का मुकाबला वो भारत कर रहा है जो गरीबों का भारत है, किसानों का भारत है, मजदूरों का भारत है, अधिकारों का भारत है, आज़ादी का भारत है, संविधान का भारत है। आपका लंबा एक एक्सपीरियंस है पत्रकारिता को लेकर। हम अभी अभी आए हैं, मानो कि आप लोगों को देखकर हम लोग सीख रहे हैं पत्रकारिता का नज़रिया। कब से आप लग रहा है कि कौन सा दशक ऐसा है, कौन से साल ऐसे हैं जहां से पत्रकारिता जो है वो एक अलग ही तरीके का बदलाव 2 गुटों में कहीं ना कहीं बढ़ गया है? कोई गुट नहीं है, पत्रकारिता का कोई गुट नहीं है। सिर्फ एक तरफ पत्रकार हैं और एक तरफ प्रोपेगेंडिस्ट हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझिए। और वो आपको डिज़ाइनर पत्रकार भी कहते हैं। हाँ, तो वो कहते रहे, उनकी मर्जी है ये। लेकिन हर दौर में इस तरह के लोग देखे गए हैं।
लेकिन पिछले 70 साल में शायद भारत में इमरजेंसी के वक्त में भी इतना ख़राब दौर नहीं था, तब भी पत्रकार जेल गए पत्रकारिता करने के लिए, लेकिन वो तब मुख्य धारा के पत्रकार थे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने को मुख्य धारा का पत्रकार कहते हैं, उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, उन्होंने अपनी कलम बेच दी है, उन्होंने अपना माइक बेच दिया है। तो वो बिके हुए जो लोग हैं, उन्हें भारत का जो गरीब आदमी है, जो लोकतंत्र के हाशिए पे पड़ा हुआ है, वो अच्छी तरह समझता है। भारत के जो लोग हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो रॉ विजडम होता है गाँव देहात के लोगों का, कस्बे के लोगों का, आप सुनिए यहाँ पर एक आदमी से बात करिए, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी कि वाकई भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं। अभी हमने देखा हाल ही में अर्नब गोस्वामी का नाम एक चैट को लेकर सामने आता है और ऐसे कई सारे मामले आते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एक प्रशांत कनौजिया या एक पत्रकार ऐसे जो खुलकर बोलना चाहते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है। इसकी क्या वजह लगती है? देखिए, हर आंदोलन और हर जो कैंपेन है और हर जो एक जज्बा है वो त्याग मांगता है। अभी भी वो त्याग मांग रहा है। कुछ पत्रकार जेल जाएंगे, कुछ पत्रकारों की हत्याएं भी हो सकती हैं। छोटी छोटी जगहों पर इतनी सी खबर जो आप तक लेकर आते हैं आम जनता तक, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये छोटे छोटे पत्रकार बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये पत्रकारिता इनकी बहुत बड़ी है, इन छोटे पत्रकारों की। ये जान पर खेल कर आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। मेरे जैसे लोग जब स्टूडियो में बैठकर जो एनालिसिस करते हैं, जो आकलन करते हैं खबरों का, वो उन पत्रकारों की खबरों पर बुनियाद करके करते हैं। आधार वो है। जो छोटे छोटे पत्रकार जो बहुत बड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं गांव देहात में, बिहार के इलाके में, इसके अलावा वहां पर आप ये देखिए कि हम तो फिर भी राष्ट्रीय मीडिया हैं। मेरे पास एक ट्विटर हैंडल है, लाखों फॉलोवर्स हैं, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, उससे मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। इनके घर पर लोग हमला कर देते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं, इनका कत्ल भी हो सकता है। उसके बावजूद भी सब कुछ दाव पर लगाकर ये लोग अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। और मुझे लगता है भारत की जनता और भारत का लोकतंत्र इन तमाम लोगों का आभारी है और कर्जदार है। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि वो जो पत्रकार हैं वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं, और जॉब किन की कर रहे हैं? जो उन्हें एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो पूंजीपतियों के हाथ में है, तो कॉर्पोरेट मीडिया इसको कह सकते हैं। तो फिर उनके लिए भी तो एक चुनौती है। अगर वो वहाँ पर पत्रकारिता नहीं करेंगे या उनके कहने पर नहीं चलेंगे तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगी? ये भी तो एक सवाल। अब आपको ये चुनना है कि आपको जॉब चाहिए या आपको वाकई, अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है, आपको ये चाहिए कि जो आपकी नस्लें हैं आने वाली, उन्हें आप कैसा भारत छोड़ के जाएंगे। मैं तो सबसे बड़ी बात यही सोचती हूँ कि जब 30 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी हमसे ये पूछेगी कि जब देश में ऐसा हो रहा था, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, जब संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? कल को अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा या मेरे कोई रिश्तेदार, अगर अगली पीढ़ी मुझसे आके पूछती है कि आप क्या कर रही थी, मैं ये कहूँगी कि मैं जनहित की पत्रकारिता कर रही थी। मैंने अपना ज़मीन नहीं बेचा था, मैंने अपना कलम नहीं बेचा था, मैंने अपना माइक नहीं बेचा था। एक आखिरी सवाल, खासकर डिजिटल मीडिया को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोग इससे जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट, रियलिटी यहाँ की दिखाते हैं। कहीं ना कहीं इस पर भी क्या आपको लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई कार्रवाई या किसी तरीके का कोई कानून इसको लेकर सरकार बनाएगी? कोई इस तरीके का नजरिया? देखिए, कोशिशें तो लग रही हैं, क्योंकि जो असली पत्रकारिता है, ईमानदार पत्रकारिता, वो आ रही है यूट्यूब से। जो डिजिटल मीडिया है, जो अल्टरनेट मीडिया है, वहीं से आ रही है। लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं सरकार को कि उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लगे रहेंगे लोग। बिल्कुल।